कि नहीं। अब दूसरी बात सुनो, आज का लेट का मेरा वजह सुन लीजिए। सुनो, कृपया शांति बनाओगे भैया। आप लोग हमारे नीचे जाके कहते हो कि सर आप 10 मिनट ला जाइए, और जब आते हैं तो हमारे बतिये न सुनते हो, तब लगता है कुछ बच्चा हमको चाहता है, सब बच्चा हमसे नफरत करता है। तो सुनो, तो चाहते हो तो शांति रखो। अगर चाहते, सुनो, आज हुआ क्या कि जहाँ सामने में बैच चलता है, कौन सा बैच, उस बैच में हमारी क्लास थी 8:30 से, और हमें मैनेजमेंट में जो लोग क्लास लगाते थे उन्होंने कह दिया कि आपकी क्लास 10 बजे से डायरेक्ट इसी में है। तो हम आराम से पूजा पाठ कर रहे थे, तो फोन आया 9:15 बजे, सर अभी तक आए नहीं है। हमको तो मेरा क्लास 10 बजे से है। पर कल क्या हुआ कि जो आदमी परमानेंट क्लास लगाते थे वो क्लास नहीं लगाए, और उन्हीं से मैंने पूछ लिया, हाँ सर कल आपका 10 बजे से है। हम भी आराम से जगे, भगवान जी की सेवा करिए रहे थे, आरती उरती दिखाइए रहे थे, कि फोन आया 9:15 में, क्लास 8:30 से। उस बैच में हम 1 घंटा नहीं 1.25 घंटा लेट पहुंचे, और मात्र 15 मिनट के लिए अंदर हुए। तो हुआ क्या कि 15 मिनट के लिए आए हैं तो कुछ इन लोगों को 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दें। इसी चक्कर में आज हम इस क्लास में लेट आए, वहां 1.25 घंटा लेट, चूंकि हो गया मिस क्या इन्फॉर्मेशन। हमको एक जो व्यक्ति क्लास लगाते थे उन्होंने कह दिया 10 बजे, और यहाँ के क्लास कल का कोई और लगा दिया, तो इसलिए वहाँ लेट पहुँचे। तब बताइए कि हम 15 मिनट के लिए आए थे तो थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिए, वहाँ तक क्या गलती की है। तो थोड़ा हमारी क्लास में मैं किसी और टीचर को नहीं जानता, मैं अकेला टीचर हूँ। और दूसरी बात ये कि अन्य टीचर भी हमारे मित्र ही हैं, लेकिन मैं किसी और के लाइफ में क्या वो कब आते हैं उसके लिए हम क्यों जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार अपने क्लास के लिए, हम आपको टाइम से आएंगे, इसकी प्रॉमिस करते हैं। इन्वायरमेंट की क्लास जो 4, 5, 10 चलेगी उसमें हम टाइम से आपके पास आएंगे, गारंटी है। लेकिन आज मैं आया हुआ था, ऐसा थोड़ा ना कि मैं ऑटो में था, फोन आ रहा था, नहीं, मैं आ गया था। लेकिन 9:40 में, 8:30 की क्लास में हम आज घुसे हैं वहाँ 9:40 में। तो तुम ही बताओ, तुम ही वहाँ रहते तो क्या कहते, चेहरा दिखा के चल जाते तो क्या होता, काहेला फिर आए थे, नहीं आते। तो तनी मनी पढ़ा दिए तो गुस्सा आते हो, गुस्सा करने से सेल मर जाता है, टेंशन लेते हो तुम लोग। अब हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे भैया, जितना बोलना था मैं बोल दिया। एज ए टीचर आपका गार्जियन हूं, आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगा,
इसलिए भैया जो मैं और सुनिए, छोड़ देंगे। चलिए तो भैया शांति रखिए, पढ़ाई कीजिए। हम लोग पढ़ा रहे थे वनस्पति भारत का। भारत की वनस्पति में ज्वारीय वन पढ़ा दिए थे, मरुस्थलीय वन पढ़ा दिए थे, पर्वतीय वन बचा हुआ था। हेडिंग डाल दीजिए पर्वतीय वन। आज का क्लास शानदार होने वाली है और ठीक है 11:11 में आपको हम छोड़ देंगे, ठीक बात है। लिखिए पर्वतीय वन। जैसा मैराथन क्लास अभी लिया हूं सामने वाले बैच में, वैसा ही मजेदार क्लास लेने वाला हूं। लिखो भैया पर्वतीय वन। ज्वारीय ने पढ़ाए थे तो लिखो ज्वारीय वन। हेडिंग डाल दो ज्वारीय वन। भाई कोई हम तो माइक डर लगता है भाई। क्योंकि लिखिए ज्वारीय वन। सर वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रहा है, अब आएगा। आइए न रहा होगा। चलिए ज्वारीय वन। भाई विद्यार्थी जी लिखिए ज्वारीय वन। लिखिए यह वन, लिखो यह वन। हाँ भाई नेताजी थोड़ा इधर देखिए। चलिए यह वन भारत के 9 तटीय राज्यों में मिलते हैं। यह वन भारत के 9 तटीय राज्यों में मिलते हैं। लिखो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। यह वन भारत के 9 तटीय राज्यों में मिलते हैं। यह वन भारत के 9 तटीय राज्यों में मिलते हैं। लिख दिए। लिखिए दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, अच्छा एक आधो को रहेगा तो अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अंग्रेजी वाला कोई नहीं, हिंदी में बोलेंगे। लिखिए इस प्रकार के वन सबसे अधिक बंगाल में मिलते हैं। सबसे अधिक कहाँ मिलता है जी? बंगाल में मिलता है। इस प्रकार का वन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? बंगाल में मिलता है। उसके बाद 2 लिख दीजिए। उसके बाद गुजरात में मिलता है और तीसरा भी लिख सकते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिलता है। अगर ज्वारीय वन का विस्तार देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में इस टाइप के जंगल को सुंदरवन कहते हैं। बंगाल में इस टाइप के जंगल को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? सुंदरवन। भाई प्लीज पूछा जाए कि ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन, कल बताए थे ना उस दिन कि ज्वारीय वन को ही मैंग्रोव वन भी कहते हैं, लिखवाए थे ना। तो मैंग्रोव वन का ज्वारीय वन का सबसे ज्यादा विस्तार बोलते नहीं पंकज? बंगाल में। अच्छा जाओ आज मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर बैठ जाओ सोफा पर आराम से। बंगाल में ज्वारीय वन मैंग्रोव वन को क्या बोलते हैं हम लोग? सुंदरवन। सबसे ज्यादा मैंग्रोव, सबसे ज्यादा ज्वारीय वन या ज्वारीय वन को ही बोलते हैं मैंग्रोव वन। आप अगर कॉपी पलटे होंगे पिछला क्लास वाला तो जानते होंगे ज्वारीय वन को ही क्या बोलते हैं जी? मैंग्रोव वन बोलते हैं। मैंग्रोव वन इस सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ? बंगाल में। अब बंगाल में ज्वारीय वन को क्या बोलते हैं? सुंदरवन, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष सबसे ज्यादा मिलता है। सुंदरी नाम का वृक्ष सबसे ज्यादा मिलता है। सुंदरी वृक्ष, इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा गया और सुंदरवन कहा गया। इस यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान कहाँ है जी? सुंदरवन। इस तरह के वन का सेकेंड नंबर का विस्तार कहाँ है? गुजरात में। और उसके बाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। याद कर लीजिए। अब इस वन की पेड़ की विशेषता लिखिए। भाई ये तीनों बात लिख दिए कि सबसे ज्यादा विस्तार ज्वारीय वन का किस राज्य में? बंगाल में ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? सुंदरवन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। और यही टाइगर 1972 के बाद यही टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यही टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पशु भारत का रॉयल बंगाल टाइगर। ये कब से है? 1972 के बाद से। इससे पहले लायन था, शेर था। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था?
शेर सिंह था। शेर बोलो या सिंह बोलो, एक के बात है। बोल दो शेर सिंह। लायन मतलब शेर सिंह नहीं। बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था? लॉर्ड विलेजली। कितना चिल्ला चिल्ला के रात में 7:30 बजे लाइव आते हैं। आपको लगता है पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं अपनी? नहीं, कल साइंसों के 2 सवाल लिए थे। चलो रात में लाइव आना ना बोले, किसी दिन हम गैप नहीं करेंगे। जब तक टीचर का एग्जाम ना हो जाए क्वेश्चन का बाढ़ लगा देंगे, सबका करवाएंगे। गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब सुनो मेरी बात, अब लिखो लिखो इस प्रकार के वन में विशेषता लिखो वन की। इस प्रकार के वन में लिखो, इस प्रकार के वन में पेड़ की जड़ें लंबी होती हैं। पेड़ की जड़ें लंबी होती हैं। पेड़ की जड़ें लंबी होती हैं। लिखिए, इनकी टहनियां कठोर और लचीली होती हैं। इनकी टहनी जानते हो ना, टहनी। इनकी टहनियां कठोर और लचीली होती हैं। कठोर होती हैं पर कैसी होती हैं भैया? लचीली। इनकी टहनियां कठोर और लचीली होती हैं। मतलब जितना मोड़ना है मोड़ दीजिए पर टूटेगा नहीं। जितना मोड़ना है मोड़ दीजिए, लचीली माने मोड़िए लेकिन टूटेगा नहीं। इसीलिए इन पेड़ों का प्रयोग, इसीलिए इन पेड़ों के लकड़ियों का प्रयोग करिएगा। इसीलिए इन पेड़ों के लकड़ियों का प्रयोग इसीलिए इन पेड़ों के लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। फर्नीचर, अरे कुर्सी उर्सी देखे हो लकड़ी के, अरे बांस घाट वाला नहीं। बांस घाट वाला में जो बांस से बना, वो बांस से बना देता है और कहता है कि बेत से बना हुआ है। बांस से बनाता है, बहुत सुंदर। आपको लगेगा कि बेत का है। जैसे बैठे कर सब टूट टाट के बराबर हो गया, और सब डुप्लीकेट रहता है। चलो, बहुत पटना मतलब आधा आदमी तो ठगे है। चलिए, या तो ठगा जाइए या तो ठग लीजिए। चल, हाँ जी, इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। लिख लिए, लिखिए। इसके अलावा इस पेड़ के लकड़ी का प्रयोग, इसके अलावा इस पेड़ के लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी मत कहिएगा, इस पेड़ का प्रयोग, इसके अलावा इस पेड़ का प्रयोग समुद्र के किनारे सुनामी से बचाने के लिए भी किया जाता है। समुद्र के किनारे सुनामी से बचने के लिए किया जाता है। समुद्र के किनारे सुनामी से बचने के लिए किया जाता है। समुद्र के किनारे सुनामी से बचने के लिए किया जाता है। विद्वान का कहना है कि भाई मैंग्रोव का जड़ इतना अंदर तक होता है कि समुद्र की लहरें उसे उखाड़ नहीं सकती। विद्वानों का कहना है कि लकड़ी इतना कठोर होता है कि इसे तोड़ नहीं सकती। ऐसे में अगर समुद्र के किनारे पूरा 5 किलोमीटर की मोटाई में अगर लगा दिया जाए मैंग्रोव, तो जाहिर सी बात है कि 5 किलोमीटर तक अगर मैंग्रोव रहेगा और उसके बाद अगर किसी का घर रहेगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि जैसे ही सुनामी घुसेगा अंदर, पहले मैंग्रोव के जंगल से टकराएगा। 5 किलोमीटर तक यात्रा करते करते सुनामी का स्पीड क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर तक यात्रा करते करते सुनामी की स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, लोग कम मरेंगे, नहीं मरेंगे ही नहीं। अब हमारी आदत क्या है कि बीच पे बनाएंगे रिसोर्ट, बीच पे बनाएंगे होटल, तो क्या होगा? तो अब सरकारी नॉर्म्स को नहीं मानेंगे तो मरेंगे। अगर कहते ना, जितना प्राकृतिक आपदा खतरनाक नहीं होती, उससे ज्यादा खतरनाक इंसानों का घर होता है। इंसान को सनसेट और सनराइज देना है तो मरिए। चलिए भैया, ऐसे मैंग्रोव में तो छुपते हुए सूरज को देख सकते हैं आप, जरूरी समुद्र में डूबते उगते देखेंगे। चलो भैया, ये बातें हो गई किसका? ज्वारीय वन का। मेन विशेषता क्या हो गया? लंबी जड़ें, कठोर तना और लचीला तना। बस लेकिन इसमें प्रमुख पेड़ का नाम लिख सकते हैं। प्रमुख पेड़ का नाम, इस वन में प्रमुख पेड़ का नाम में लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख पेड़ का नाम। तो सबसे पहला पेड़ लिखिए सुंदरी। उसके बाद मैंग्रोव नाम का पेड़ ही है, और उसके बाद आ जाइएगा सुंदरी, मैंग्रोव। उसके बाद लिखिए बेंत जानते हैं, दादाजी की छड़ी होती थी, बेंत की छड़ी होती थी दादाजी की। अरे ना देखिए,
अरे पुराने जमाने में दादाजी लेके चलते थे बकुली, और ज्यादा बदमाशी जो करता था खींच लेते थे पकड़ के। हाँ, तो बकुलिया किससे रहता था बना हुआ? बेत से। कभी दादाजी बकुली से पीटे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत मारे। सही बात हो गया। अब आ जाइए, तो इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए पर्वतीय वन। अब हेडिंग डालिए, भाई सोना मनाए झाजी। पर्वतीय वन, झाजी कहाँ गए? झाजी है कि नहीं? झाजी गायब है। अब लिखिए पर्वतीय वन। पूछे तो इस क्लास में बच्चा है जिसका नाम परमानेंट याद कर लिए, झाजी परमानेंट याद हो गए। एक और पंकज जी भी याद हो गए परमानेंट। चलिए भैया, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में देखो, बना लो फोटो। पर्वतीय वन का एक चित्र बनाओ पहले। जानते हो तुम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ईवीएस का। भाई परीक्षा ना भी है, परीक्षा खत्म, ठीक है? तो आइए इधर आइए। मैं कह रहा हूं भाई कि पर्वतीय वन में हिमालय में जो पेड़ मिलेंगे उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि हिमालय को हम दो भागों में बांटेंगे। हिमालय को हम दो हिस्सा में बांटेंगे, एक पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय। जम्हाई नहीं लेना। एक पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय। हिमालय को हम विद्यार्थी दो सेक्शन में बांटेंगे, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में कम वर्षा होती है और तापमान बहुत कम होता है। पूर्वी हिमालय में वर्षा भी ज्यादा, तापमान भी ज्यादा। तो एक अंतर है। पश्चिमी हिमालय मतलब कहां तक? नेपाल के आधा। नेपाल के आधा से लेके उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर जम्मू कश्मीर, इसको पश्चिमी हिमालय। फिर आधा नेपाल से लेके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, असम, इस सब में क्या हो गया? पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर? पश्चिमी हिमालय में कम वर्षा, टेम्परेचर ज्यादा माइनस में, और पूर्वी हिमालय में ज्यादा तापमान। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा। इसका मतलब सबसे घना वन, सबसे ज्यादा वन पश्चिमी हिमालय में मिलेगा कि पूर्वी हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में घने वन मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। क्या कारण है बताओ? पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में ज्यादा वर्षा, ज्यादा तापमान। पेड़ को बढ़ने के लिए टेम्परेचर एक मैटर में, एक लिमिट में होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। खाली बरसात करा दीजिए और टेम्परेचर करा दीजिए -2, कभी धूप ना निकले तो क्या कोई पौधा बढ़ जाएगा? पौधा को बढ़ने के लिए तापमान का भी होना जरूरी है, वर्षा का भी होना जरूरी है। तो पश्चिमी हिमालय में तापमान कम, वर्षा कम, यही कारण से कम घने जंगल मिलते हैं। और पूर्वी हिमालय में तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा, तो ज्यादा घना जंगल मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के बीच अंतर समझ में आया? कम वर्षा पश्चिमी हिमालय में, ज्यादा वर्षा पूर्वी हिमालय में, कम तापमान पश्चिमी हिमालय में, ज्यादा तापमान पूर्वी हिमालय में, और सबसे घना वन पूर्वी हिमालय में और कम घना वन पश्चिमी हिमालय में। एक बात और जान जाइए, पश्चिमी हिमालय में तापमान चूंकि बहुत कम है, इसका मतलब ज्यादा ऊंचाई पर पेड़ नहीं मिलेगा। पश्चिमी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई पर पेड़ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक वन मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक वन नहीं मिलते। समझ में आ रहा है बात? पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक पेड़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तापमान कम है। और पूर्वी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक पेड़ मिलते हैं क्योंकि वहां तापमान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है। समझ में आया अंतर? दोनों हिमालय के जंगल के बीच अंतर समझ में आया? इसीलिए याद होगा जब हम आपको भूगोल की क्लास ले रहे थे तो बताए थे विद्यार्थी जी कि भारत में बायोडायवर्सिटी का 2 हॉटस्पॉट है। याद है आपको? भारत में बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता का कितने हॉटस्पॉट हैं? 2। एक पूर्वी हिमालय बताया था, एक पश्चिमी घाट। याद है आप लोगों को? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का 2 हॉटस्पॉट। कितने? 2। हमने कहा कि पश्चिमी हिमालय, नहीं कहा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में जैविक विविधता के कितने हॉटस्पॉट? क्वेश्चन आता है कई बार ईवीएस में।
भारत में कितने हॉट स्पॉट? 2। कौन कौन? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिमी हिमालय में तापमान कम, वर्षा कम, इसीलिए पश्चिमी हिमालय में न तो कोई जीव जंतु सर्वाइव कर पाएगा उतना ज्यादा, और न ही कोई पेड़ पौधा सर्वाइव कर पाएगा। समझ में आ गया? तो भैया एकदम याद कर लो। ये मान लो, ये जो फोटो बनाए ना, ये पश्चिमी हिमालय। ये क्या है जी? एक ही पहाड़ में दोनों हिमालय का हम डायग्राम बना दिए। पश्चिमी हिमालय इस साइड वाला है, इस साइड वाला मान लो क्या है? पूर्वी हिमालय। इस साइड वाला विद्यार्थी जी पूर्वी हिमालय। सबसे पहले तो कर दो 2000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ जैसे जैसे तुम सुनो, एक बात और जान जाओ विद्यार्थी जी, एक बात और जानिए, जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर जाइएगा तापमान कमता चला जाता है। न देखते नीचे में कम जाड़ा लगता है। जून महीना में भी जाइए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो नीचे एकदम गर्मी से तप जाइएगा, और ऊपर जब जाइएगा भैरव घाटी में, तो रात को बिना कंबल के नींद नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ऊपर सोने की कोशिश की, थक जाता है आदमी, वैष्णो देवी से ऊपर भैरव घाटी तक जाते जाते इंसान का पैर भी जाम हो जाता है, अब मन करता है कि एक दिन सूत जाए, लेकिन वो गलती है। सूतिएगा तो छौना पकड़ लेगा, पूरा पूरा पैर फिर उठेगा नहीं। इसलिए तुरंत क्या करना चाहिए? पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए, स्टेशन पे आके सोना चाहिए, है ना? तो भैया, तो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं हम लोग तो क्या पकड़ता है? जांग। और जब पहाड़ से उतरते हैं तो क्या पकड़ता है? घुटना। ये नियम होता है। पहाड़ पे चढ़ते समय आपका जांग पकड़ेगा, जबरदस्त उठेगा नहीं, और उतरते समय उतर तो जाइएगा लेकिन घुटना जबरदस्त पकड़ लेता है। इसीलिए समझ समझ के ज्यादा जोश नहीं लगाना चाहिए। तो भैया 2000, जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर जाइएगा आपको ठंडी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कमता जाएगा, और टेम्परेचर ना कमेगा वर्षा भी कमता जाएगा। पहाड़ से जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर जाइएगा बारिश की मात्रा भी कमती जाएगी और टेम्परेचर भी कमता जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट से संबंधित इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर जाइएगा वर्षा भी कमेगा, तापमान भी कमेगा। जैसे जैसे पहाड़ से दूर जाओगे, जैसे जैसे पहाड़ से दूर जाओगे वैसे वैसे भी वर्षा भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। पहाड़ से दूर जाते हुए भी वर्षा की मात्रा कम, और पहाड़ से ऊपर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम। जैसे जैसे पहाड़ से दूर, पहले बरसात का हवा कहाँ टकराएगी? पहाड़ से। तो जहां टकराएगी वहां ज्यादा वर्षा कराएगी, और जैसे जैसे दूर जाइएगा वर्षा की मात्रा, इसका मतलब पहाड़ के जड़ के पास घना जंगल मिलेगा, और पहाड़ से दूर जाएंगे वैसे वैसे जंगल कमता जाएगा। उसी से पहाड़ के जड़ के पास ज्यादा घना जंगल मिलेगा, और जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़िएगा जंगल का घनत्व समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहाड़ के जड़ से दूर जाते हुए वर्षा कम, पहाड़ के ऊपर जाते हुए वर्षा कम। इसीलिए पहाड़ के जड़ के पास घना जंगल, पहाड़ से जितना दूर जाइए जंगल कम घना होता जाएगा, पेड़ का घनत्व कम होता जाएगा। क्योंकि ऊपर जाते हुए तापमान कम, वर्षा कम, तो पेड़ का घनत्व भी कम। नहीं, पहाड़ खूबसूरत जड़ के पास लगता है। ज्यादा हरियाली कहाँ लगता है? जहां पहाड़ पे चढ़ते वहां पर ज्यादा घना जंगल होता है, ऊपर जाते उतना पहाड़ में जंगल नहीं मिलता है। ऐसे पहाड़ क्या रहता है? दूर से देखने में सुंदर लगता है, और नजदीक जाने पर उतना सुंदर नहीं लगता है। नहीं जी, पहाड़ दूर से देखिए तो सुंदर लगेगा नहीं। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, पास अगर जाकर देखो तो पत्थर की चट्टाने। नहीं, दूर से सब ठीक लगता है, आगे सब आनंद ले रहे हो तुम लोग। चलो, हम पहाड़ की बात किया न कि हम, तुम लोग कहां चले गए? तुम लोग रियल में पहाड़ पे चले गए क्या? चलिए, इसके बाद 2000 मीटर, उसके बाद लिखिए 3000 मीटर, और उसके बाद तिरछा लाइन खींचिए। यहां लिखिए 3600 मीटर और यहां लिखिए 3800 मीटर। कुछ समझ में आया? अरे पूर्वी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक पेड़, और पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक पेड़। ये जो तिरछे लाइन खींचे इसका मतलब समझे? क्योंकि पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक पेड़ और पूर्वी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक पेड़। क्लियर है? लिखो, यहां मिलेगा जड़ के पास सदाबहार, क्योंकि पानी खूब पड़ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा है,
क्या होगा जी? सदाबहार वन। जड़ के पास क्या मिलेगा? सदाबहार माने एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके ऊपर जाइएगा तो यहां भी मिलेगा पतझड़ वाले वन, यहां भी मिलेगा पतझड़, और यहां भी क्या मिलेगा? पतझड़। पर दोनों में अंतर है। यहां पर होगा शीतोष्ण पतझड़, यहां होगा शीतोष्ण पतझड़, और यहां हो जाएगा शीत पतझड़। शीत पतझड़ मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है तो शीतोष्ण, माने गर्मी या ठंडा का मिश्रण तो शीतोष्ण। और जब खाली ठंडी हो जाए तो क्या होगा? शीत। यहाँ शीतोष्ण पतझड़ वाले वन, यहाँ के पत्ते थोड़े चौड़े होंगे पर यहाँ के पत्ते उतने चौड़े नहीं होंगे, शीत पतझड़। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में कई बार आ चुका है, क्वेश्चन कई बार आया है, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन वन पूछता है कितनी ऊंचाई पर मिलता है। अब तब कंफ्यूजन में है कि 3600 मारे आंसर की 3800 मारे, तो जो सबसे ऊंचा रहेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर जो सबसे ऊंचा रहे वही आंसर मार दीजिए। अब सुनो, अल्पाइन फॉरेस्ट 3600 से 3800 मीटर के ऊपर मिलता है। अल्पाइन बनी कई बार सबसे ज्यादा, ये नीचे वाला से क्वेश्चन नहीं आता, केवल एक ही क्वेश्चन आया है कि पहाड़ों में अल्पाइन फॉरेस्ट कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। पहाड़ों में अल्पाइन फॉरेस्ट 3800 मीटर के ऊपर मिलता है। भैया इस फोटो को बनाइए आप लोग, इस फोटो को, ये बनाना जरूरी है। और सुनिए, आपको याद होगा जब हम बता रहे थे फोल्ड माउंटेन तो बताए थे आपको इसको अल्पाइन माउंटेन भी कहते हैं। बलित पर्वत का एक और नाम अल्पाइन पर्वत। तुम लोग एने ओने की किताब के चक्कर में काहे पड़े हो? पहले कॉपियां रटो ना, सब मास्टर के जो कॉपी है अगर वो याद हो जाए तब एने ओने किताब के चक्कर में पढ़ना। तो घर में ट्यूबलाइट है तो गए हैं मार्केट में खरीदने ट्यूबलाइट, तो इन्हें चलेगा भाई कि सर वो हरियर दिखता है तो तनी वही ले लेते हैं। आप जो पढ़ाए वो उजला दिखता है, वो घर में तनी हरा हरा आ जाता है तो अच्छा लगता है, तीन चलेगा भाई। अल्पाइन फॉरेस्ट। काहे उदास बैठे हैं आप कुछ उदास बैठे पीछे टोपी वाले भाई। अरे कोई नहीं, आंदोलन होगा, क्रांति आएगी। चलो हो गया। अरे लिख लिए गुरु, कुछ महत्वपूर्ण पेड़ का नाम लिखो, कुछ महत्वपूर्ण पेड़ का नाम लिखो। देवदार, पाइन, देवदार, पाइन। उसके बाद लिखो चीड़, इसके बाद लिखो ब्रूस, ब्रूस। उसके बाद लिखो चिनार। देवदार, इसमें जो पेड़ मिलते हैं उसका नाम लिखो देवदार, पाइन, चीड़, ब्रूस, चिनार। उसके बाद लिखे एल्डर, ये सब पेड़ के नाम है, विदेशी नाम है एल्डर। हाँ एल्डर, एल्डर लिख लिए, बस ETC कर दीजिए, बहुत पेड़ है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो हमारा हुआ बात क्या, 2-3 मिनट और आपका समय हम लेंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे इसमें। ये सब पेड़ के नाम है, सबका नहीं है। पर्वतीय वन में पूरे का नाम लिखवा दे के साथ है। पर्वत में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? देवदार, पाइन, चीड़, स्प्रूस। हाँ, इसी को ब्रूंज भी कहते हैं, ब्रूंज या ब्रूंज भी कहते हैं। चलिए इसका सोइए मत। अल्पाइन में केवल घास मिलता है। और बोले थे कि पहाड़ में सबसे ऊंचाई पर जो वन मिलता है उसका नाम है अल्पाइन फॉरेस्ट। पहाड़ में सबसे ऊंचाई पर जो वन मिलता है उसको अल्पाइन फॉरेस्ट, और हिमालय पर्वत को अल्पाइन माउंटेन भी कहते हैं। जितने भी दुनिया में फोल्ड माउंटेन है वो सबको क्या बोलते हैं? अल्पाइन पर्वत। लिखवाए थे रॉकी, एंडीज, एटलस, ये सब। जितना बढ़िया से भूगोल आप लोग को पढ़ाए हैं उतना हर बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। ये तो हमारा हुआ वनों का प्रकार। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश। कल लाइव सेशन में बताए थे। और सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहा वन? मिजोरम। सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा SC उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा ST मध्य प्रदेश। चलिए अब आ जाइए, तो थोड़ा सा आप हेडिंग डाल दीजिए। एक छोटा छोटा टॉपिक, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक तो अब अगले दिन शुरू करेंगे। लिखिए भैया, एक टॉपिक लिखिए आप लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है समझाएंगे अभी तुरंत। और कौन कौन सा गैस है ग्रीन हाउस के लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। पतझड़ वाले वन पूरा बताए तो थे कल, पूरा मध्य भारत, पूरा उत्तर भारत में। अब परसों मैंने जिस दिन क्लास लगी, कल तो हुआ क्या कि बारिश जब हम निकलने ही वाले थे तो बहुत तेज, और हमारे गली में इतने महान लोग रहते हैं, हमारे गली में काफी महान लोग रहते हैं, और अगल बगल दूध बेचने वाले लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं कि नाली के अंदर ही अपना पूरा जो गाय का गोबर होता है ना, वो डाल देते हैं, उसी में डंप कर देता है, वो जाम कर देता है। वो नली को क्या करता है? जाम करता है। आपने देखा होगा गांव में जो बोरिंग होती थी उसमें उसको पंप करने के लिए पानी को पहले क्या डालते थे? गोबर, ताकि वो नली क्या हो जाए? जाम हो जाए, पानी ये ना हो बाहर ना जाए। हाँ, इसीलिए अब वो लोग इतने महान है कि लोकल लोग हैं, बोलेंगे तो हमको टंगवा लेंगे वहां से, इसलिए हम डरते हैं। भैया कमजोर आदमी है ना, डर लगता है। पहुंचोगे क्या वहां? अरे कोई बात नहीं, कैसे जानते हो कि कहां रहते हैं? तुम्हें कैसे पता मेरा? उधर देखे थे? हाँ तो देखे थे तो उधर रहते। चलिए सुनो भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? भाई सुनो मेरे भाई, प्राचीन काल में, इधर देख लीजिए, प्राचीन काल में खेती करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्राचीन काल में ठंडे प्रदेशों में, ध्यान सुनिएगा, ठंडे प्रदेशों में जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम दिनों तक रहता था, उन प्रदेशों में लोग एक आर्टिफिशियल शीशा का ग्लास का लेयर बनाते थे या पॉलीथीन का लेयर बनाते थे, आज भी करते हैं। नॉर्वे के साइड में, स्वीडन साइड में, डेनमार्क साइड में, साइबेरिया में खेती करने के लिए लोग ग्लास का एक लेयर बनाते थे अपने खेत के ऊपर। अपने खेत के ऊपर ग्लास का एक छत बना देते थे। उस छत की विशेषता होती थी, उस पॉलीथीन की विशेषता होती थी कि सूर्य के प्रकाश को तो अंदर आने देता था, सूर्य के गर्मी को अंदर आने देता था, लेकिन नीचे की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता था, जिससे अगर सूर्य का प्रकाश न भी पड़े प्रॉपर, तब भी उस गर्मी का इस्तेमाल करके पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जारी रखे और पौधा प्रॉपर तरीके से हो जाए। समझ में आ रहा है बात ना? करते क्या? चूंकि सूर्य का जो प्रकाश, ध्यान सुनिएगा, यहाँ विज्ञान भी शामिल है। सनलाइट जो आता है धरती पर, वो आता है शॉर्ट वेव के रूप में। किस वेव के रूप में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। सूर्य का जो प्रकाश आता है धरती पर, वो आता है विद्यार्थी जी शॉर्ट वेव के रूप में आता है, यानी लघु तरंग के रूप में आता है। क्वेश्चन आया कई बार, सूर्य का प्रकाश धरती पर किस तरंग में आता है? लघु तरंग। लेकिन धरती सूर्य का जो प्रकाश एब्जॉर्ब करता है, बाद में उसको छोड़ने लगता है। दिन भर सूरज की गर्मी को धरती एब्जॉर्ब करती है, ध्यान सुनिएगा, दिन भर सूरज की गर्मी को धरती एब्जॉर्ब करती है और रात होते ही सारी गर्मी को छोड़ देती है। धरती के द्वारा जो गर्मी छोड़ी जाती है वो छोड़ी जाती है किस रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में, यानी लॉन्ग वेव के रूप में। किस रूप में छोड़ा जाता है? लॉन्ग वेव। धरती के द्वारा जो तरंग छोड़ा जाएगा, जो हीट छोड़ा जाएगा, उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। और जो सूरज के द्वारा जो आता है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सूरज से आने वाली प्रकाश या विकिरण को, हीट को हम सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। और धरती से जो हीट छोड़ते हैं, शाम को ठंडी हो जाती है धरती और सारे हीट को छोड़ने लगती है, उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। धरती से जो हीट रिलीज होता है उसे बोलते हैं पार्थिव, पृथ्वी से बना पार्थिव विकिरण। और जो सूरज से हीट आता है उसे बोलते हैं सौर विकिरण। एकदम क्लियर है ना भाई? दिन भर सूरज की गर्मी को धरती सोख लेती है और रात को उस गर्मी को धरती छोड़ती है। तो जो गर्मी धरती छोड़ती है उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो सूरज से विकिरण आता है उसको सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो सूरज से जो विकिरण आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, लघु तरंग के रूप में आता है। और धरती से जो विकिरण छूटती है वो दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव के रूप में छोड़ती है। और याद रखिए, तरंग जितना छोटा होगा उसकी गति उतनी ही अधिक होगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तरंग जितना छोटा होगा, जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा, शॉर्ट वेव का मतलब वेवलेंथ छोटा। देखो, मैं कहने का मतलब ये है विद्यार्थी, 2 सेकंड के लिए समझ जाइएगा तो लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव में दिक्कत नहीं होगा। भाई देखो,
ये हमारा वेवलेंथ है। दो लगातार, ऊपरे वाला को श्रिंग बोलते हैं और नीचे वाला को गर्द। दो लगातार श्रिंग के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य, दो लगातार श्रिंग के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य। जितना छोटा होगा तरंग उतनी ही छोटी होगी। एक तरंग ऐसा है, देखो, अब देखो किसमें दूरी ज्यादा है, इसमें किसमें, इसमें ज्यादा दूरी है, तो ये हो गया लॉन्ग वेव, ये हो गया शॉर्ट वेव। वेव जितना छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी ही महसूस की ज्यादा होगी, और वेव जितना लंबा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। तो विद्यार्थी जी, सूरज से जो प्रकाश आएगा, सूरज से जो प्रकाश आएगा वो आएगा लघु तरंग के रूप में, और जो धरती से छूटेगा वो दीर्घ तरंग के रूप में। यानी सूरज से आने वाला विकिरण काफी तगड़ी होती है, काफी तेज होती है। इस वजह से वो जो ग्लास का लेयर है वो उसको पार करने देती है। लेकिन धरती से छोड़ने वाली विकिरण वो लघु तरंग नहीं, दीर्घ तरंग होता है, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए वो ग्लास को पार नहीं कर पाता और अंदर में हीट बना रहता है। इसी को बोलते थे ग्लास हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस नहीं, क्या बोलते थे, ग्लास हाउस इफेक्ट। ग्लास का एक छत बना देते थे, नीचे पौधा, ऊपर से ग्लास का छत। सूरज का प्रकाश आएगा लेकिन जा नहीं पाएगा, जिससे हीट बना रहेगा। ये सब ठंडे प्रदेशों में ऐसा करते थे, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी की कोई दिक्कत नहीं थी, हम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन हमारे पॉल्यूशन के कारण, हमारे प्रदूषण के कारण हमें ग्लास लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ गैस ऐसे हैं जो आसमान में जाके हमारे तरफ भी धरती को ऊपर ढक लेते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प। ये सब आसमान में जाकर के ब्लैंकेट की तरह छा जाते हैं। यहाँ ग्लास लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जब सूरज के प्रकाश आता है तो जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प का जो लेयर है उस सूरज के प्रकाश को तो आने देता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन धरती की हीट को बाहर नहीं जाने देता। हमारे यहाँ टेम्परेचर की कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। लेकिन अब ये इन गैसों के लेयर के कारण सूरज के प्रकाश तो आ रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसी प्रभाव को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जिन गैसों के कारण ऐसा हुआ उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। समझ में आ रहा है बात? कुछ गैस हैं जो आसमान में जाकर पॉल्यूशन के रूप में कुछ दूरी पे जाकर धरती को ढक लेते हैं। वो लेयर गैस का सूरज के प्रकाश की गति तेज है, लघु तरंग है, तो धरती पे आने देती है। लेकिन जो धरती का हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उसके स्पीड क्या है, कम है, इसलिए बाहर नहीं जाने देती। ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी जी क्या होगा, धरती की गर्मी पहले ही से ज्यादा था और गर्मी तेजी से बढ़ने लगेगा, और तेजी से जब गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी, धरती का औसत तापमान बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना होगा कि सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह मरकरी माने बुध, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म होता है वीनस, शुक्र, क्योंकि उसके वायुमंडल में भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसके वायुमंडल में भी ग्रीन हाउस गैस 95% है। उसके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस 95% है। इसीलिए वहां पर जो टेम्परेचर सूरज से आता है वो जा नहीं पाता। इसीलिए बुध सूरज के ज्यादा नजदीक है, फिर भी ज्यादा गर्म कौन है, शुक्र। क्यों पूछा जाए, बुध नजदीक है सूरज के, ज्यादा गर्म उसको होना चाहिए, लेकिन उसके तुलना में ज्यादा गर्म है वीनस, शुक्र। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के वातावरण में ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन बाहर जाने। सो रही हैं आप? काहे इतना सो रहे हैं? इतना ग्रीन हाउस गैस इतना। अच्छा, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? अच्छा बताओ, सूरज से जो प्रकाश आता है वो किस तरंग में आता है, लघु तरंग, और धरती से जो जाती है उसका दीर्घ तरंग। लघु तरंग की गति किसकी ज्यादा होगी, लघु तरंग की। जब कुछ गैसेज सूरज के प्रकाश को आने दे लेकिन धरती के पूरे हीट को बाहर जाने न दे, जिससे धरती का गर्मी बढ़ने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर है? अब चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन से गैस शामिल, उसका नाम अच्छा लिखो एक मिनट, इसको लिखवा दे भाषा में। लिखिए प्रकृति में कुछ गैस, हाँ लिखिए हिंदी में ही, ग्रीन हाउस प्रभाव में डैश देके लिखिए। प्रकृति में कुछ गैस
कुछ गैस जैसे, वहीं पर लिख दीजिए, प्रकृति में कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकृति में कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन के बाद लिखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, क्या क्या लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन, और ओजोन गैस, ओजोन गैस, ओजोन गैस। अभी सब याद करिए कौन कौन है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, भाई याद कर लो यहीं पर, घर पे याद मत करना। सूरज से आने, भाई सूरज से आने, हो गया, सूरज से आने वाला विकिरण कैसा है, लघु की दीर्घ, और धरती से जाने वाला ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो और ओजोन। याद रहेगा। चलिए, ओजोन की मात्रा बढ़ जाए, ओजोन की मात्रा, ओजोन की मात्रा बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तब ये गैस, तब ये गैस सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को, तो सूर्य से आने वाली, तब ये गैस सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को, लघु तरंगों को, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को, लघु तरंगों को धरती तक आने देती है, लघु तरंगों को धरती तक आने देती है, आने देती है, लेकिन लेकिन धरती के विकिरण को, लेकिन धरती के ऐसे लिखो, धरती के विकिरण, अब ब्रैकेट में कर दो दीर्घ तरंग ताकि याद रहे, धरती के विकिरण ब्रैकेट में कर दो दीर्घ तरंग, धरती के विकिरण अब ब्रैकेट में कर दीजिए दीर्घ तरंग, धरती के विकिरण को लिख लिए, बाहरी वायुमंडल में नहीं जाने देती, धरती के विकिरण को बाहरी वातावरण में नहीं जाने देती, धरती के विकिरण को बाहरी वातावरण में नहीं जाने देती, जिससे समझ में आ रहा है ना, धरती का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, लिख लिए, बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव या हिंदी में लिखो वैश्विक तापन, लेकिन प्रचलित शब्द ग्लोबल वार्मिंग है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब आइए लिखिए, अगला पॉइंट लिखते जाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए 1997 में
यही इंपॉर्टेंट है भैया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और जो गैस का नाम लिखवाए वो इंपॉर्टेंट है, और जो लघु तरंग लिखवाए वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट परीक्षा में क्या आएगा कि सूरज से आने वाला प्रकाश किस तरंग में आता है। तो लिखो, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए 1997 में जापान के क्वेटो शहर में, जापान के क्वेटो शहर में, जापान के क्वेटो शहर में, जापान के क्वेटो शहर में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया, एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। जापान के क्वेटो शहर में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। जापान के क्वेटो शहर में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया जिसे क्वेटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसे क्वेटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये किस लिए किया गया? ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए, जिसे क्वेटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसे क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो शहर कहाँ है? अच्छा, जापान लिखना, जापान लिख दिया। जापान के क्वेटो शहर में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि क्वेटो प्रोटोकॉल किस लिए बोलना है? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, देखिए, जिसे क्वेटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। देखिए, इस प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया। बनाया गया कब? 97 में, लेकिन इस प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया। इस प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया। हो गया? ना, उसका नाम नहीं है। उस प्रभाव को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, और जो तापमानवा बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है क्या? सबसे ज्यादा बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन। हो गया जी। अब 1997 में तैयार किया गया, जिसे 2005 में लागू किया गया। अच्छा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बताएंगे अभी तुरंत। तुम पूछो तुरंत बताएंगे। लिखो भैया, अब लिखो ना पहले वो लाइन, वो दूसरा चीज के लिए है, अभी ओजोन के लिए मैं बताऊंगा। सुनो, हो गया? अब सुनिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, हाँ, इस प्रोटोकॉल में लिखिए, इसमें 2020 तक, देखिए इसमें 2020 तक ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 2020 तक ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 2020 तक ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला पॉइंट, जो पहले लिख लो फिर सवाल तुम्हारा लेंगे। लिखिए जब यह लक्ष्य पूरा होता, देखिए जब यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जब यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, मतलब लगा कि पूरा नहीं हो पाएगा और बढ़ ही रहा था, कम नहीं रहा था और बढ़ रहा था, लेकिन जब यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तब 2015 में पेरिस में, हाँ पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, तब 2015 में पेरिस में इस लक्ष्य को पुनः दोहराया गया।
इस लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। पुनः दोहराया गया, मैंने दोबारा रिपीट किया गया, पुनः दोहराया गया तथा लिखो तथा ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य, ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य 2030 तक कर दिया गया। ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य 2030 तक कर दिया गया। 2030 आई हमको न लगता है कि कमेगा, कोई किसी के बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए, ये तो बात हुआ किसका, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का। अब कोई दिक्कत तो नहीं, एक पॉइंट और लिखो, मीथेन सबसे अधिक धान के खेत और जानवरों के अवशेष से निकलता है। मीथेन गैस सबसे अधिक, अरे मारामारी कर लो कलम के लिए, मीथेन गैस सबसे अधिक धान के खेत और जानवरों के अवशेष से प्राप्त होता है। मीथेन गैस सबसे अधिक धान के खेत और जानवरों के अवशेष से प्राप्त होता है। धान के खेत और जानवरों के अवशेष से प्राप्त होता है, जैसे गोबर से निकलेगा। जो भी सुनो, जब भी कोई चीज सड़ जाए, गल जाए, कीचड़ में बदल जाए, उसके बाद जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस है, मीथेन। तबे ना अमेरिका कहता है कि इंडिया सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। कहा है भाई, धानों के खेत यहाँ ज्यादा है और जानवरों सबसे ज्यादा यही है। तो मैंने वो कहता है कि सब छोड़ दीजिए, धान का उत्पादनों छोड़ दीजिए, पशुपालन भी छोड़िए और दूध का प्रोडक्ट सब मेरे यहाँ से मंगवाइए, चावल भी आप ही खरीदिए। मैंने हर मामला में हम आगे ही रहेंगे। जब तुम सब फैला लिया प्रदूषण, तब हम अब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो तुम रोक रहा है। तो पैसा दो, फ्री में धान दो, हम ना उगाएंगे। औकात तो है नहीं, दूसरा को रोकते चलते हैं। पूरा टीम लगे हैं रूस से लड़ने में, तब भी रूस अकेले सबसे फरिया रहा है। नाइट्रोजन दलहनी खेत में, पूछ रहे दाल के खेत में सर क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन। सुनो, दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का एक जीवाणु राइजोबियम मिलता है। अरे दलहन पौधा के जड़ में एक जीवाणु मिलता है राइजोबियम, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में फिक्स कर देता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जमीन में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहाँ मिलता है, दलहन पौधों की जड़ों में। अब सुनिए अगला पॉइंट, अभी हो गया, अब अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओजोन परत। अगला लिखो, ओजोन परत का प्रभाव, हेडिंग डाल दो, इसी में आएगा तुम्हारा प्रोटोकॉल। हाँ लिखो, अगला लिखो, अगला टॉपिक लिखो, ग्रीन हाउस प्रभाव समाप्त। अब लिखिए ओजोन परत का प्रभाव। अब कहीं से भी सवाल आएगा, छूटेगा नहीं। अब लिखिए ओजोन परत का प्रभाव, हेडिंग डाल दीजिए, नया टॉपिक, ओजोन परत का प्रभाव। ओजोन परत का प्रभाव लिखिए। ओजोन परत, पहला पॉइंट लिखो, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। देखिए ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली, ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों से
बचाती है। अब ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी आधे घंटे, जो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक एक लाइन सुनिए भाई। ओजोन परत हमें क्या बचाती है? सूर्य से आने वाली, और किस मंडल में मिलता है? समताप मंडल में। ये हम अंतिम दिन पढ़ाए थे आप लोगों को। आगे पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए पैराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार होती हैं। पैराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार होती हैं। पैराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार होती हैं। पैराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर, हिंदी में बोलते हैं त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेवार होती हैं। पैराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेवार होती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, आज ओजोन मंडल में काफी कटाव हो चुका है। आज ओजोन मंडल में काफी कटाव हो चुका है। आज ओजोन मंडल में इतना धीरे तो बोल रहा हूं, तभी पड़ोसी को देखने की जरूरत पड़ रहा है। आज ओजोन मंडल में काफी कटाव हो चुका है, जिससे पैराबैंगनी किरणों का प्रभाव बढ़ गया है। 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 अगला पॉइंट, पहली बार ओजोन मंडल में कटाव, पहली बार ओजोन परत में कटाव। कैसे छूट जा रहा है कि पड़ोसी को देखना पड़ रहा है, कितना धीरे बोल रहे हैं। पहली बार ओजोन परत में कटाव, पहली बार ओजोन परत में कटाव अंटार्कटिका क्षेत्र में। पहली बार ओजोन परत में कटाव अंटार्कटिका क्षेत्र में 1985 में देखा गया था। 1985 में देखा गया। क्वेश्चन आया हुआ है, ओजोन परत में कटाव पहली बार कहाँ देखा गया था? पहली बार ओजोन परत में कटाव अंटार्कटिका क्षेत्र में। अंटार्कटिका क्षेत्र सामने लिखा है, अंटार्कटिका क्षेत्र में 1985 में देखा गया था। 1985 में देखा गया था। देखिए, इसके बाद इस परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। अब आपकी बात पे आ रहे हैं। इसके बाद इस परत को बचाने के लिए, इतना धीरे लिखते हो ना तुम लोग, इतना धीरे तो कोई मास्टर नहीं लिखवाता। पहली बार ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। पहली बार ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 1987 1989, एक के साथ लिखिएगा नंबर 1 पर। और नंबर 2 पे लिखिए 2016 2019। भाई बताएंगे क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो है ना, ये मॉन्ट्रियल जो शहर है ये कनाडा में है। कहाँ है भैया? कनाडा में है। और दूसरा किगाली प्रोटोकॉल, किगाली प्रोटोकॉल। और किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है। किगाली प्रोटोकॉल। अफ्रीका में एक देश है रवांडा, अफ्रीका में एक देश है रवांडा। रवांडा देश की राजधानी कहाँ है? किगाली। तो भाई ऐसे लिखिए आप, उसके बाद समझाते हैं। पहली बार जब ओजोन परत को बचाने के लिए पहली बार लोग एकजुट हुए कनाडा के किस शहर में? मॉन्ट्रियल। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल तैयार हुआ उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो फिर दोबारा लोग जुटे। कहाँ जुटे? रवांडा की राजधानी। और किगाली किसकी राजधानी है? रवांडा। याद कर लो, रवांडा की राजधानी किगाली। तो रवांडा अफ्रीका का देश है। रवांडा कहाँ का देश है? अफ्रीका का। तो रवांडा के किगाली में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। सामने लिखा है, सामने उतार के लिखो, देख के 2 तो लाइनें लिखे हैं।
उसमें भी 3-4 घंटा लगा दो। लिखा है कि दोनों ईयर अलग अलग पेन से लिख रहे हैं, लाल से, पीला से, हरा से, नीला से। यो रवांडा प्रोटोकॉल सुनो, किगाली सुनो भाई, ये जो नंबर है ना सुन लीजिए। 1987 में, सोइए मत, 1987 में इस प्रोटोकॉल को तैयार किया गया और लागू किया गया 1989 में। समझ रहे हो क्या लिखे हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तैयार किया गया 1987 में, लागू किया गया 1989 में। उसी प्रकार किगाली प्रोटोकॉल को 2016 में तैयार किया गया और 19 में क्या किया गया? लागू किया गया। समझ में आया? तो चलिए पवन जी, ठीक है छोड़ देते हैं, ठीक है छोड़ देते हैं भैया। अच्छा समझ में आया ये बात? अच्छा बताओ भाई, ओजोन परत को बचाने के लिए कौन कौन प्रोटोकॉल? अरे याद रहेगा। चलिए कैसा लगा आज का क्लास भाई? पीछे वाले अरे बोर तो नहीं हो गए ना? अरे बोर। चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हमारी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।